ओके सो लेट्स से कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में जाते हो और वहां पर उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि वहां पर कुछ टेररिस्ट्स ने अटैक कर दिया है और आपकी पूरी फैमिली को वो मार सकते हैं। तो सवाल यह है कि आप क्या करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार उस टाइम देखा जाएगा या फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि 26 नवंबर 2008 में ताज में ऐसा ही हुआ था। और इवन 20 साल तक यूएस नेवी सील में काम कर चुके क्लिंट एमर्सन अपनी बुक 100 डेडली स्किल्स में कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जिसके लिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है। और अगर हम टेररिस्ट वाला एग्जांपल ले तो क्लिंट एमर्सन बोलते हैं कि इस केस में सबसे बहादुरी वाला काम ये होगा कि हम 3 स्टेप एल्गोरिथम को फॉलो करें, जिसमें सबसे पहला स्टेप कहता है रन, यानी भागो। यस, यू हर्ड इट राइट। हमें कोई हिंदी मूवी की तरह लड़ना नहीं है, बल्कि पहला स्टेप ये है कि उस सिचुएशन को कंप्लीटली अवॉइड करो। इसीलिए जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में किसी नए शहर में बैठे हैं तो हमें हमेशा पहले से पता होना चाहिए कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमें कहां से भागना है, और अगर टेररिस्ट वगैरह गन के साथ हैं तो हमें जिगजैग पैटर्न में भागना है ताकि वो सीधा हमारी तरफ एम ना कर पाए। सेकंड स्टेप कहता है हाइड, यानी अगर हम भाग नहीं सकते तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कहीं छुप जाना है कवर के अंदर। कवर वो चीजें हैं जो बुलेट्स को रोक सकती हैं, जैसे कि पिलर्स या कोई मोटी दीवार। लेकिन हो सकता है कि हम टेररिस्ट के साथ किसी ऐसी जगह पे बंद हो जाए जहां पर सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन हो, फाइट और डाई। और सिर्फ इस सिचुएशन में हमें ये थर्ड स्टेप फॉलो करना है जो कहता है फाइट। अब लड़ने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम भी आसपास जो चीजें हैं उनमें से किसी चीज को हथियार बनाएं। वैसे तो क्लिंट रेकमेंड करते हैं कि हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिसे हम एवरीडे किट कहते हैं। इस एवरीडे किट में सबसे पहली चीज आती है पेन। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे पेन, यार ये क्या कर सकता है। तो हमारे पास कोई प्लास्टिक का पेन नहीं बल्कि स्टील बैरल का पेन होना चाहिए। और अगर हमारा एनिमी हमारे पास आता है तो इस पेन को इस तरीके से पकड़ के हमें कोशिश करनी है कि उसके सेंसिटिव जगह पर हम लगातार 5 से 10 बार वार करें, जैसे कि आंखें, किडनी, रिब्स एक्सेट्रा। यानी उसे जल्दी से जल्दी हमें जितनी हो सके पेन देनी है ताकि वो शॉक में आ जाए और काफी देर तक हिल ना पाए, और फिर हमें फटाफट वहां से भाग जाना है। सेकेंड मेथड जो हम यूज कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर। अब लगता है कि एक कागज क्या कर सकता है, तो क्लेमेंट कहते हैं कि इस टेक्निक को यूरोप में सॉकर सिक्योरिटी टीम भी यूज करती थी। तो गोल ये है कि काफी सारे पेपर्स की शीट को लेकर उसे टाइटली पैक करो, और अगर हो सके तो उसके आगे एक नेल लगा दो, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाएगा। अगेन हमें अपने एनिमी की सेंसिटिव जगह पर मारना है और भाग जाना है। सेकेंड स्किल जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड इन एवरी क्रिटिसिज्म। इटली की सबसे अमीर सिटीज में से एक सिटी का नाम था टेरेंटम, और साथ में टेरेंटम की सिटी के लोग खुद को स्पार्टन्स जितना शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि पहले वो स्पार्टन्स की ही एक कॉलोनी थी। अब हुआ ये कि रोमन्स को डर था कि अगर उसके दुश्मनों ने टेरेंटम पर कब्जा कर लिया तो टेरेंटम के पास इतना पैसा है कि उनके दुश्मन रोमन्स के साथ उन पैसों को यूज करके काफी सालों तक लड़ सकते हैं। इसलिए रोमन्स ने टेरेंटम की सिटी के लिए एक समझौते के लिए अपना एडमिरल भेजा, लेकिन टेरेंटम के लोगों ने रोमन्स के एडमिरल को ही मार डाला। रोमन्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टेरेंटम के लोगों पर वॉर डिक्लेयर कर दी। टेरेंटम की एक प्रॉब्लम थी कि उनके लोग बहुत सुस्त थे, उनके पास कोई रियल आर्मी नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई और आर्मी का जनरल चाहिए था जो उनकी तरफ से रोमन्स के साथ लड़ाई कर पाए। स्पार्टन्स अपनी लड़ाइयों में बिजी थे, इसलिए वो टेरेंटम्स की मदद नहीं कर सकते थे। टेरेंटम्स ने एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर चुना और इस राजा का नाम था पेरस। पेरस अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेकंड कजन थे, और बहुत से लोगों का मानना था कि पेरस अलेक्जेंडर की तरह ही एक ग्रेट वॉरियर है। पेरिस को मनाने के लिए टेरेंटम्स के लोगों ने उससे काफी वादे किए कि वो उसे बहुत से पैसे देंगे, इवन रोमन्स के साथ लड़ाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी देंगे, और अगर पेरिस ये लड़ाई जीत जाता है तो वो इटली का राजा बन सकता है, एंड सो ऑन। ये सब सुन के पेरिस लड़ाई के लिए मान गया, लेकिन जब वो अपनी आर्मी लेके आया तो उसने देखा कि टेरेंटम्स के लोगों ने उसका बेवकूफ बनाया है और उनके पास कोई आर्मी है ही नहीं। ये देखकर उसने खुद ही वहां के कुछ लोगों को रिक्रूट किया और आर्मी तैयार करी। जब रोमन्स के साथ उसकी पहली लड़ाई हुई तो पेरिस हाथी लेके आ गया, और रोमन्स ये देखकर डर गए क्योंकि उन्होंने हाथी के ऊपर बैठे हुए सोल्जर्स के साथ कभी भी लड़ाई नहीं की थी, जिसकी वजह से पेरिस ये वॉर जीत गया। लेकिन इस लड़ाई में उसके मेन जनरल्स मारे गए। इस वॉर के तुरंत बाद ही रोमन्स ने एक और आर्मी पेरिस के साथ लड़ने के लिए भेज दी। पेरिस की आर्मी ने रोमन्स को दोबारा से हरा दिया, लेकिन इस वॉर के बाद उसे बहुत चोटें आई और उसने ये तक कह दिया कि अगर एक और बार हमने रोमन्स को हराया तो हम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद भी पेरिस ने बहुत सी लड़ाइयां जीती, लेकिन फाइनली वो बैटल में मारे गए। अगर अभी हम गूगल में सर्च करते हैं पिरिक विक्ट्री, तो इसका मतलब आता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसे जीत के भी फायदा नहीं है, और ये पिरिक की लाइफ के ऊपर ही है कि रोमन्स के साथ उसे ये लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि टेरेंटम के लोग जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था वो खुद ही डिसिप्लिन्ड नहीं थे। विंस्टन चर्चिल का एक कोट है
अगर तुमने लाइफ में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो रास्ते में हर भौंकते हुए कुत्ते की तरफ पत्थर मत फेंको, वरना सारी एनर्जी इसमें ही खत्म हो जाएगी और तुम अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। और रियल मैन की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एवरी क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हमें हर किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किया कि वो ट्विटर के अकाउंट के सामने ब्लू टिक को लगाने के लिए हर महीने $8 पर मंथ चार्ज करेंगे, तो काफी लोगों ने उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज किया, लेकिन इलॉन मस्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वापस ट्वीट किया, आपका फीडबैक बहुत अच्छा था, लेकिन अब $8 पर मंथ पे करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट स्किल कहती है टॉक लॉजिक विद पीपल। रिसेंटली इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रणय पथोले ट्विटर और लिंक्ड पर काफी फेमस हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इलॉन मस्क के साथ ये फेमस फोटोग्राफ खिंचवाई। सबको हैरानी इस बात की थी कि इलॉन मस्क इनसे क्यों मिले, और हर बार जब प्रणय इलॉन को ट्वीट करते हैं तो उसका रिप्लाई क्यों करते हैं। तो जब प्रणय से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, शायद इलॉन को मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, इसलिए वो रिप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में हुआ ये कि पहली बार जब प्रणय ने इलॉन मस्क को ट्विटर में पूछा था कि तुम्हारी टेस्ला गाड़ी की विंडशील्ड में एक गलती है, तो इस पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया, यस, इसे हम नेक्स्ट वर्जन में फिक्स कर देंगे। और इसके बाद से इलॉन प्रणय के ऑलमोस्ट हर ट्वीट को रिप्लाई करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि इलॉन से जब भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है तो इलॉन मैक्सिमम टाइम उसे रिप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार एक ड्राइवर ने कंप्लेन की कि मैं अपने बच्चों को टेस्ला कार में लेके गया था, लेकिन इसके पुअर एयर कंडीशन के कारण हमें बहुत गर्मी लगी। तो इसका जवाब भी इलॉन ने बहुत जल्दी दे दिया। इन शॉर्ट, इन केस स्टडीज का पॉइंट यह है कि अगर हमें कोई लॉजिकल कॉन्वर्सेशन के लिए कोई इंसान लाइफ में मिलता है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आती है मनी मेकिंग कैपेसिटी। अब ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि एज अ पर्सन लोग हमें सक्सेसफुल तभी मानते हैं जब हमारे पास पैसा कमाने की स्किल है। अगर हम बहुत एजुकेटेड भी हैं, बहुत लॉजिकल बातें भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो सोसाइटी हमें उतनी वैल्यू नहीं देती। इसलिए हमें स्किल में काम करना ही पड़ेगा। शुरू में हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एसेट्स हम कैसे बना सकते हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट से लेके हम स्टार्टअप्स कैसे बना सकते हैं, एंड सो ऑन। एक सबसे अच्छा सोल्यूशन इसका ये है कि इस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से हम ये सब सीखें, यानी उनकी बुक्स पढ़ें। इसके लिए गूगल एप्लीकेशन भी है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्किल कहती है कि एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग दैट यू डोंट। मेरा एक फ्रेंड है जिससे मेरी कुछ महीने पहले अमेज़न क्लाउड से रिलेटेड स्किलिंग के बारे में बात हो रही थी। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स मेरी स्ट्रीम नहीं है, बट मेरे कुछ पॉइंट रखने के बाद ही इमीडिएटली उसने मुझे रोक दिया और अपना पॉइंट रख दिया और कहा, भाई ऐसा नहीं है, मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, मैं इवन इसे पढ़ाता भी हूँ। बाद में जब मैंने अपनी टेक्निकल टीम से बात करी तो उन्होंने कहा कि इस केस में आप ठीक थे। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया एवरीडे एस्ट्रोनॉट यूट्यूब चैनल का, जिसमें यूट्यूबर टिम टॉड एक बार इलॉन मस्क का इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने इलॉन मस्क को उनके स्पेसएक्स के रॉकेट्स के बारे में एक कमी बताई। तो इलॉन मस्क ये भी सोच सकते थे कि इस यूट्यूबर को इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने टिम की बात सुनी और एक्चुअल में अपने रॉकेट्स में इंप्रूवमेंट्स की। इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि जो दूसरा आदमी है उसे कुछ ऐसी बात पता हो सकती है जो हमारे ब्रेन ने कभी भी नहीं सोची। इसलिए पहले हमें सबकी बात सुन लेनी चाहिए, बेशक उसके बाद दिमाग में किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से उसे बकवास समझ के इंप्लीमेंट ना करो। नेक्स्ट स्किल आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज किसी के सामने नहीं रख सकते तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करें तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इसमें हमें बोलने आना चाहिए, लेकिन अगर हम एक एवरेज स्पीकर भी हैं तो हम एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए 2 और काम कर सकते हैं। इसमें पहला काम यह है कि हम अपने बॉडी पोस्चर को अच्छा रखें। 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि एक स्ट्रांग बॉडी का मतलब होता है सरवाइव करने के ज्यादा चांसेस होना। आइए लॉबस्टर यानी केकड़े की बात करते हैं। समुद्र के नीचे गहराई में सरवाइव करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक अच्छे पोस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है, वो आसानी से अपने शिकार को फंसा सकता है। दूसरी ओर एक झुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूजर ही होता है, वो कहीं भी ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे में उसे एक नए और दूसरे एरिया की तलाश रहती है। अगर वो खुद को नहीं बदलेगा तो वो हमेशा एक बेघर केकड़ा ही बना रहेगा और शायद उसे कोई भी साथी ना मिले। इंसान भी इस केस में बिल्कुल केकड़े की तरह है, खुद को लूजर मत बनने दो। अच्छे मौके के दरवाजे हमारे लिए सिर्फ तब खुलेंगे जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। तो अपने कंधों और सर को झुकाए बिना स्ट्रेट खड़े होना शुरू हो जाओ। अपनी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन में सेकंड स्टेप आता है लिसन। एक लड़का बहुत ही शर्मीला था, वो हमेशा अपने आप को कोसता था कि वो एक नीडर कम्युनिकेटर क्यों नहीं बन पाता, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि उसकी माँ कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है और वो जिनसे भी बात करती है लोग उनके दोस्त बन जाते हैं। जब उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो जिससे आप सबके दोस्त बन जाते हो, तो इस पर उसकी माँ ने कहा कि दोस्त बनाना तो बहुत इजी है, बस लोगों की लाइफ में जो चल रहा है उसमें इंटरेस्टेड हो जाओ और उसी टॉपिक पर बात करते रहो जिसमें वो इंटरेस्टेड है और वो थोड़े दिनों में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 6 स्किल्स देखी, जिसमें सबसे पहली स्किल थी कि अगर कोई भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो इसमें 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो, जो कि था रन, हाइड एंड फाइट।
सेकंड स्किल कहती थी कि हर क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड ना करो। थर्ड स्किल कहती है कि लॉजिकल लोगों के साथ कम्युनिकेट करो। फोर्थ स्किल था कि मनी मेकिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करो। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम सारी मोस्ट फेमस फाइनेंशियल बुक्स हिंदी या इंग्लिश में सुन सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर। और इस ऐप को 1,38,000 लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दे देंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिफ्थ स्किल कहती है कि जिससे भी बात करो तो ये सोच के करो कि उसे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता है जो आपको नहीं पता। और सिक्स्थ स्किल ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करो। और कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज और लिसनिंग से भी इंप्रूव होती है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।